हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का। और ये ज्योग्राफी है दोस्तों। क्या है? तो ये ज्योग्राफी है और ये 8 क्लास का दूसरा चैप्टर है। क्या है? दूसरा चैप्टर है। ये एनसीईआरटी बुक से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। क्या है? तो वन्य जीवन संसाधन दोस्तों। तो आज हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंसेप्ट पूरा करने के लिए दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और 6 क्लास और 7 क्लास का ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ख़त्म हो गया है और ये 8 क्लास का है और ये दूसरा चैप्टर है। क्या है? तो दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देखते चलते हैं, ठीक है ना। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मम्बा पानी लाने के लिए शीघ्रता उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ की हाथ बटाती है। क्या करती है? अपनी माँ के हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। बम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। बहुत ही कठिन के बाद वो क्या कर सकते हैं? तो मक्का और सेम उगा सकते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या है? साल भर खाने के लिए उनके पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। क्या करना है? तो कारखाना चलाता है, जहां उसका परिवार ऊन और प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों के देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाल बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास का मैदान पर स्थित है। वहाँ वनी न्यूनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका संबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। बम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यक्त करने में बहुत अंतर है। क्या है? बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता और मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। क्या है? विभिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहते हैं। कितना? तो 30% भाग पर ही रहते हैं। कितना? तो 90% जनसंख्या 30% भाग पर ही रहते हैं और 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भूमि है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ है, ठीक। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। क्या है? तो 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। क्या है? तो आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण
असमान पाया जाता है। क्या किया जाता है? तो असमान पाया जाता है, ठीक है ना। उसका बाद है दोस्तों कि ऊबड़ खाबड़। क्या है? ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल और जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। क्या है? सघन बसे क्षेत्र है। अब यहाँ पर देखिए भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, एक कार्य के लिए नहीं किया जाता है। जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन, सड़कों और उद्योग की स्थापना साधारणतः इस भूमि उपयोग के कहते हैं। क्या आप मंबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों का सूची बनाइए। भूमि का उपयोग भौतिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट्य या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। मतलब जमीन का उपलब्धता क्या है? तो सीमित है, लेकिन ये जनसंख्या, उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। मतलब इंसान क्या कर रहे हैं? तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने और नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिदिन में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। क्या है? तो प्रमुख खतरा है। देख सकते हैं ये क्या है? तो ये एक बस्ती है, ठीक है, और ये क्या है? तो ये शहर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भूमि संसाधन का संरक्षण। क्या है? तो भूमि संसाधन का संरक्षण बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। क्या हुआ है? तो विनाश हुआ है। जहाँ पर वन था उसे काट करके वहाँ पर क्या बना दिया? तो कारखाना बना दिया, घर बना दिया, ये सारी चीज़ बना दिया गया, ठीक है। इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने के डर पैदा हो गया है, इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को आवश्यक ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचरण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं।
मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता के से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है? तो उपजाऊ बनाता है। ये मृदा है, देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवाष्पिक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। यहाँ पर देखिए, भारत में जलोढ़ और काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं, मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपयोग। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। दोनों ही कारकों से मृदाओं का नमनीयकरण हो सकता है। मृदा के नमनीयकरण के सहायक कारक यहाँ पर देखिए, मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है, ठीक है। मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों वेदिका फार्मर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है। चौड़े समतल और सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि सपाट सतह और फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। अब इसमें देखिए, समोच्च चरखीय जुताई। क्या? तो समोच्च चरखीय जुताई, ठीक है। ये है, इस चित्र को आप देखिए, ठीक है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च चरखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। क्या करती है? तो अवरोध का निर्माण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों रक्षक मेखलाएं। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? तो ये रक्षक मेखलाएं है, जो एक कतार में पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, क्या? तो पवन को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। क्या किया जा सके? तो बचाया जा सके, ठीक है ना। आगे चलते हैं। समोच्च चरखीय रोधिकाएं। समोच्च चरखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों और घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों,
चट्टान और बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। क्या करते हैं? मृदा क्षति को रोकते हैं। और इसमें देखिए बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा द्वारा सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों एकत्रित कतारों में उगाई जाती है। ठीक है ना। इधर देखिए अब इसमें जल वाला है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे इन सब सारे चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। क्या है? तो जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। कहाँ? तो महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग में ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागर का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है। और अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भूमि जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। मतलब पृथ्वी पर जितना भी जल है ना ही घटाया जा सकता है दोस्तों, ना ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। मात्र स्थिरता रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह के प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु और भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है ना। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रिया में भी करता है। मतलब उत्पादन में भी करता है। ठीक है। और जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीय और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। क्या है? तो विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है और अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों? तो सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग
और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब देखिए फिर है जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में युद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। क्या है? तो बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो कदम उठाने चाहिए, ठीक है ना। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? तो एक नवीकरणीय संसाधन है जल, ठीक है ना। तथापि इसका अतिउपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहिक मल कृषि और रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्री वस्त्र जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रोजन और धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव और निम्नकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं? मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने के से पूर्व बहिस्त्रियों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। वन और अन्य वनस्पति और आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी अवधि है जल। क्या है? दूसरी अवधि है जल, ठीक है ना। रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की कलकरों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, से सिंचाई करना चाहिए, ठीक है, सिंचाई करना चाहिए है। अधिक प्रभावी विधि है वाष्पीकरण की अवधि दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। क्या होती है? तो टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, क्या कहा? उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। क्या है? एक सुंदर ये हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या है? यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंट और बांस की बनी है। क्या है? तो बेंट और बांस की बनी है। भारत में पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आदर्श प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी और स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। किस पेड़ों पर दोस्तों? तो ये शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है।
आप इसे देख सकते हैं। ये क्या है? रेशम कीट है। ठीक है, ये क्या है? तो ये रेशम का कीट यहाँ पे पाले जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलीय मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिससे हम जलमंडल कहते हैं। इन सारे बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों पहले ही का टॉपिक में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। क्या है? परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। और वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं। क्या करते हैं? पौधे हमारे इमारती लकड़ी देते हैं। और प्राणियों को आश्चर्य देते हैं कि ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं? जिससे हम सांस लेते हैं। और फलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं और भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल और गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपने अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। क्या है? तो अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और पौधे के आसंगीय उपयोग है। क्या है? तो पौधे का आसंगीय उपयोग है। इनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पशु, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। हमें दूध और मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। किससे? तो जलीय जीव से। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मधुमक्खी हमें शहद देती है। मधुमक्खी क्या करती है? शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। और गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। क्या करते हैं? मृत जीव जंतुओं को गिद्ध खाते हैं। ठीक है। और खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है ना। अनिवार्य है। यहाँ पर देख सकते हैं ये घास स्थल एवं वन है। ये घास है, ये वन है। ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? तो ये गिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना। ये क्या है? तो गिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे वन हो गया, घास हो गया, घास स्थल, और गुल्म और टुंड्रा। ठीक है ना। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहाँ पर भारी वर्षा होएगा वहाँ पर क्या होता है? तो विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। क्या होती है? तो घास उगती है। कैसा में? तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है। जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कांटेली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती है।
वाष्पोत्सर्जन से क्षेत्रों में होने वाली आर्द्रता की कहानी को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। क्या? तो मोमी सतह वाली होती है। और शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। कौन कौन? तो मॉस और लाइकेन सम्मिलित है ये टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। और ये क्या है? तो पिछली 2 शताब्दियों में 20वीं में जितने लोग थे इन समय उसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विनाश क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर ये है विनाश। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। क्या है? तो तुरंत ही आवश्यकता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारे संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। और जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ाना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या क्या है? तो कुछ खास प्रजातियों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तेजी से कम हो रही है। कुछ प्रजातियों का संख्या तेजी से कम हो रही है। और पशु खाल, चमड़ा और नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी और ब्लैक बक और मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और हिम तेंदुआ और शुतुरमुर्ग और मोर है, ठीक है ना। ये सब है, ठीक है। इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल और निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकारी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। क्या है? तो बचाने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या है दोस्तों, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य के अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी जाती है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। क्या है? विलुप्त हो गए हैं यानी खत्म हो गए हैं और खत्म होने की कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक, वानिक और वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को
पक्षी देखने और प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना। वे विविध जातियों के भी निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों का और चीतों और हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। क्या है? तो अवैध है। कौन कौन सा? तो शेरों, चीतों और हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है? तो अवैध है। ठीक है ना, अवैध है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITIC की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। क्या है? प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।